हमला बोल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल डराने की कोशिश कर रही है। एक तरफ डराने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वो डरती है। देखिए, अगर आप स्टैन स्वामी की आवाज़ से डरते नहीं हैं तो आप उसे पकड़ के बंद क्यों करेंगे? अगर वो बिल्कुल एक ऐसी आवाज़ है जिससे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो किस लिए बंद करें? इन सारी आवाज़ों से डरती है ये सरकार। ये जितनी भी फांसीवादी ताकतें होती हैं ये बुलंद आवाज़ों से डरती हैं और उन लोगों से डरती हैं जो गरीब आदमियों को मोबिलाइज कर सकते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं। अब स्टैन स्वामी ने जिंदगी अपनी पूरी आदिवासियों के साथ काम करते, जंगल की लड़ाई, ज़मीन की लड़ाई, फॉरेस्ट की लड़ाई, जो झूठे झूठे केसेस में फंसा के लोगों को अरेस्ट कराए उनको छुड़ाना, वो सारा काम उन्होंने जिंदगी भर किया। लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार करती कोई तो आधार देती होगी ना, ऐसा तो नहीं कर सकती ना? नहीं, आधार तो देखिए, वो तो आधार बनाने में कितना टाइम लगता है। आपने अगर वीडियो देखा हो स्टैन स्वामी का, 83 साल के हैं, 83 साल के हैं वो। उनका 15 घंटा आप इंटरोगेशन कर चुके और वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो मेरे कंप्यूटर में जो है वो मटेरियल डाला है जो मेरा नहीं है। ये तो आपने सुना होगा ना कि जब पुलिस को किसी को फंसाना होता है तो दिखा देती है उसकी गाड़ी में से हथियार निकला, हथियार खुद ही प्लेस किया होता है या कहीं ड्रग भी प्लेस की होती। मतलब मैं ये नहीं कह रही सारे केस झूठे होते हैं, लेकिन झूठे केस भी बनाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल खुले में है। तो इसी तरह अब ये नई टेक्नोलॉजी में हो रहा है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ही आपने झूठा लेटर डाल दिया और ये कहा कि उनका कोई वास्ता ही नहीं है। जिंदगी भर वो शांति प्रिय व्यक्ति है, उनका कोई वास्ता नहीं है किसी वायलेंस को। मतलब आपको मालूम होता है ना, अगर कोई व्यक्ति हिंसा की राजनीति कर रहा है तो आपको मालूम होता है पूरी जिंदगी उनकी शांति है। लेकिन सरकार एक आपको कहती है कि आप अर्बन नक्सली लोग जो देश हित में, जो देश के खिलाफ आप कोई न कोई रणनीति अपनाते हैं, ये आरोप लगाती है आपकी सरकार। ये कहाँ तक ठीक है? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि सोचो अपने देश के बारे में, अपने संविधान पे जो हमला हो रहा है उसके बारे में, हमने जो पूरा इतना 200 साल अंग्रेज से लड़ाई करके आज़ाद करा इस देश को, उन मूल्यों के बारे में सोचो। क्योंकि ये सरकार जो है इसके मूल्य बिल्कुल अलग है। जो हमारी आज़ादी की लड़ाई की जो विरासत है वो अलग है, इनके मूल्य अलग है। ये चाहते हैं कि जो एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे सारी जातियाँ, सारे धर्म, सब तरह के लोग रहते हैं, ये उसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इनकी और हमारी सोच में फर्क है। और क्योंकि हम लोगों को सोचना सिखाते हैं, क्योंकि हम लोगों को सवाल करना सिखाते हैं, क्योंकि हम लोगों से कहते हैं आवाज़ बुलंद करो, इसलिए फिर कभी आपको वो दंगाई कहेंगे, कभी नक्सली कहेंगे, कभी अर्बन नक्सल कहेंगे, कभी कुछ और कहेंगे, कभी आपको जिहादी कहेंगे। तो जो उनकी मर्जी कहेंगे। तो क्या ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि जब हम अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ रहे थे तो इस देश की जनता इकट्ठी थी। जब हम इमरजेंसी के खिलाफ इंदिरा गांधी से लड़े तब भी इस देश की जनता इकट्ठी थी। लेकिन आज जब हम फांसीवादी ताकतों से लड़ रहे हैं, जब हम बिल्कुल मनोवादी सोच से लड़ रहे हैं, हम तानाशाह ताकतों से लड़ रहे हैं, तो देश की जनता इस वक्त इकट्ठी नहीं है। क्योंकि आधी जो जनता है उनका सोचने और समझने की शक्ति जो है वो हमारे जो भोंपू चैनल है सरकारी, उन्होंने वो छीन ली, तो वो सोच ही नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो एक्टिविस्ट माइनॉरिटी के, दलितों के खिलाफ उनके पक्ष में आवाज़ उठाता, सरकार उन्हीं को निशाना टारगेट बनाती है, इसमें सच्चाई है? देखिए, सरकार सभी को आज जो आवाज़ उठा रही है, आप दलितों के या अल्पसंख्यकों के लिए उड़ाएं तब भी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संविधान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब प्रशांत भूषण ने किसके लिए आवाज़ उठाई? प्रशांत भूषण ने क्या कहा? प्रशांत भूषण ने ये कहा कि चीफ जस्टिस को ये शोभा नहीं देता कि मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठ के बगैर मास्क के, उसमें यही कहा ना, एक ट्वीट की उन्होंने। तो एक सवाल ही तो उठाया था, वो तो कोई नहीं खड़े हुए थे जाके। मतलब मैं उस केस की बात कर रही हूँ, वैसे वो खड़े होते। जो भी इंसान आज प्रश्न उठा रहा है, जो ये कह रहा है कि जिस तरह आप हमारे देश को एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं, हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को ख़त्म कर रहे हैं, जो भी सवाल उठा रहे हैं उसके ऊपर हमला है, आज नहीं तो कल। तो क्या सरकार आप लोगों की आवाज़ दबा रही है? बिल्कुल दबा रही है।
दबा ही रही है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो आपको लगता हमारी आवाज़ कहीं पहुंचती? क्योंकि जितने बड़े मीडिया वाले हैं वो तो सब के सब सिर्फ सरकार के तोते बने हुए हैं, तो भौंपू हैं। उनको तो यहाँ तक कि उस दलित औरत की पीड़ा भी नहीं नजर आती जिसको गैंगरेप हो गया और सुबह आधी रात में उसको जला दिया, उनको तो वो भी नजर नहीं आती। तो आवाज़ें तो दबी रही। लेकिन आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या निकल रहा? गिरफ्तारी तो बराबर हो रही है ना? देखिए, अंग्रेजों से लड़े थे तब भी 200 साल लगे थे ना। हमारी जिंदगी में हो सकता है हल ना निकले, लेकिन हमें कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि हमने लड़ाई की, हम डर के घर बैठ नहीं गए अपना मुंह छुपा के। हमारे आने वाली अगली नस्लें ये नहीं कहेंगी कि हमारे माँ बाप जो है वो जब फांसीवादी ताकतें कब्जा कर रही थी तो उनका साथ दे रहे थे। वो ये कहेंगे हाँ लड़ते हुए मरे, लड़ते हुए जेल गए। तो हम लड़ते हुए जेल जाएंगे, लड़ते हुए मरेंगे और या इन ताकतों को हरा देंगे। लेकिन आपकी एज भी काफ़ी सरकारें आपने देखी थी, क्या इसी सरकार में ऐसा होता है या पहली सरकार भी ऐसा काम करती है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हमने हमारे साथ उस टाइम मैं कॉलेज में 76 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, जब इमरजेंसी का पूरा दौर, उस टाइम भी हमने लड़ाई लड़ी। हमने इंदिरा गांधी की सरकार से लड़ाई लड़ी और बहुत, मैं तो नहीं गई जेल, मेरे भाई जेल गए थे उस टाइम, बहुत लोग जेल गए, लड़े और उनको हराया। और ऐसा थोड़ी है कि नहीं हराया, पहले भी बहुतों को हराया। कांग्रेस की मैंने चिदम्बरम के घर के बाहर उनके जो जहाँ वो रहते थे वहाँ मैंने धरना दिया है और वहाँ से मैं अरेस्ट हुई। तो हमने तो जहाँ भी हमने जो चीज़ गलत समझी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, आवाज़ हमेशा उठाई। लेकिन मैम, चाहे सुधा भारद्वाज जी हो, आनंद तेल तोमरे हो या फिर किसान, किसी के पक्ष में विपक्ष आवाज़ क्यों नहीं उठाता? वजह क्या? विपक्ष खुद बहुत कमज़ोर हो गया है अनफॉर्चुनेटली। और दूसरी बात यह है कि जो कमिटमेंट और कन्विक्शन आज सिविल सोसाइटी में है या बुद्धिजीवियों में है या एक्टिविस्ट में है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में नज़र नहीं आता। और नज़र ना आने की बात यह है कि जिस तरह का सांप्रदायिकरण हुआ है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा हुआ है, अगर आप बहुत कॉन्शियसली उससे लगातार खुद अपने दिमाग में लड़ाई ना लड़ें और खुद अलग से आप रिसर्च करके ना मालूम करें क्या सच है क्या झूठ है, तो आपके ऊपर भी उसका असर हो जाता है और आपका कन्विक्शन जो है उसी सत्ता से सवाल कर सके और सत्ता पर लगाम लगा सके जब सत्ता गलत रास्ते पर जा रही है। ये स्वराज है गांधी के मुताबिक। तो मेरा ये कहना है कि जनतंत्र तभी चलेगा जब आप स्वराज की इस परिभाषा को याद रखें। जनता सक्रिय रहे और हम आप सब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के अधिकारों के लिए सक्रिय रहे। लेकिन सर, कोई तो आधार होगा पुलिस का जब गिरफ्तार करती है, कुछ तो करके तो पुलिस से पूछना पड़ेगा। वो आधार मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरी समझ है, और मेरी समझ यही है। मैं उदाहरण के रूप में सिर्फ स्टैन स्वामी या सुधा भारद्वाज दो नाम लूँगा। सुधा भारद्वाज जो अमेरिका की नागरिक, जिन्होंने वो नागरिकता छोड़ दी, वो नागरिकता छोड़, वो IIT में अध्यापक हो सकती थी, वह छोड़ दी। यही हम कहते हैं ना कि आप कितना त्याग कर सकते हैं। तो स्टैन स्वामी हो या सुधा भारद्वाज हो, ये सारे लोग त्याग के उदाहरण हैं, जिन्होंने अपना सुख सुविधा छोड़कर सबसे गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम सिखाते हैं अपने लोगों को। लेकिन जो ये कर रहा है उसको आप सज़ा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये इस देश को किस तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं ये हम लोग। लेकिन सरकार तो आप लोगों को अर्बन नक्सली कहती है ना सर? बस सरकार कहती है, सरकार कहे। मैंने बतलाया कि हमारी क्या समझ है, चलिए बाकी लोगों को बताइए।